जय हिंद स्टूडेंट, RRSP क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए, जैसा कि आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 का फिजिक्स, जिसमें हम लोग को देखना है टॉपिक्स है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले क्लास 12 के लगभग 3 या 4 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक, जिसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कराई जा चुकी है और वैद्युत विभव भी हो चुका है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में भी हो चुका था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण ठीक अपलोड नहीं हो पाया, जिसके कारण पुनः दोबारा से उसे बनाना पड़ रहा है। तो चलिए आप लोग देख लीजिए इसे। हमें देखना है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले इसमें मानने वाला पोर्शन मानेंगे। देखिए, रोक ली। माना AB कोई विद्युत द्विध्रुव निकाय, विद्युत द्विध्रुव निकाय जिसके कर लीजिए, जिसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है तथा द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P स्थित है। साथ ही साथ लिखते चलिए, कोई बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना करनी है। ठीक, ये मानने वाला पोर्शन लिखेंगे कि माना AB कोई वैद्युत द्विध्रुव निकाय है जिसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2L है तथा इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति यानी कि लंबवत कोई बिंदु P स्थित है और उसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना करनी है। जोड़ लीजिए, करनी है। अब देखिए, सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है? तो ऐसा निकाय जिसमें समान लेकिन विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर होते हैं। तो ये आपका समान और विपरीत आवेश हो गए और दोनों एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित हैं। ठीक, जिसे हम लोग AB माने। तो AB वैद्युत द्विध्रुव निकाय हो गया। इसका मध्य बिंदु यानी कि बिल्कुल केंद्र वाला बिंदु O है और O से R दूरी पर निरक्षीय में यानी कि लंबवत कोई बिंदु P स्थित है और इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना करनी है। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग पढ़े हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R², जहां R होता है आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती है। तो यहाँ पर P की दूरी हमें Q से चाहिए और P की दूरी -Q से चाहिए, जो कि हमें पता नहीं है। यानी कि हमें P की दूरी चाहिए B से और P की दूरी चाहिए A से। ये वाली दूरी हमें चाहिए। अब इसे ज्ञात कैसे करेंगे? तो माने हैं कि जो P बिंदु स्थित है स्मॉल r दूरी पर स्थित है और O जो है इस निकाय का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु की पूरा दूरी 2L है, तो इधर से आधा दूरी L हो जाएगा, इधर का आधा दूरी L हो जाएगा। एनी डाउट? अब एक
एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण दोनों का परिणामी निकाल लेंगे, जैसे कि हम लोग अच्छी स्थिति में किए थे। सेम प्रोसेस वही करेंगे। देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E1 का मान कितना होगा, इधर से दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R बीच की दूरी है, तो बीच की दूरी अभी हम लोग निकाले नहीं है, तो निकाल लीजिए बीच की दूरी का दिक्कत। जब लंब आप लोगों को पता है R है और आपका मध्य बिंदु O है, तो इधर का दूरी L है, इधर का दूरी L है, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे, तो कर्ण बराबर अंडर रूट का लंब का वर्ग और प्लस का आधार का वर्ग, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। इधर वाला भी दूरी आपका अंडर रूट का R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर हो जाएगा। समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। अब देखिए बीच की दूरी आपका अंडर रूट का R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, तो अंडर रूट का R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर, इसका वर्ग कर लीजिए, वर्ग से करनी हट जाएगी, वर्ग से करनी हट जाएगी, तो E1 बराबर मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर, वर्ग से करनी हट जाएगी, समीकरण नंबर 1। ठीक इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E2 का मान कितना हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, माइनस क्यू नहीं लेंगे क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, सदिश राशि सदिश नियम का पालन करेंगे, बीजगणितीय नियम का नहीं, ठीक। तो माइनस क्यू नहीं लेंगे, केवल क्यू लेंगे, बटे में बीच की दूरी अंडर रूट का R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, वर्ग करेंगे कड़ी हट जाएगा, केवल हो जाएगा R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसमें दिशा कैसे होगी, थोड़ा दिशा ज्ञात कर लीजिए, तभी परिणामी निकाल सकते हैं। आप लोगों को पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्लस से दूर की ओर होती है, प्लस से बाहर की ओर होती है और माइनस के कारण अंदर की ओर होती है, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं प्लस से निकलती हैं और माइनस में समाहित होती हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लस से आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E1 है, E1 की दिशा बाहर की ओर होगी और E2 की दिशा माइनस की ओर यानी कि अंदर की ओर होगी, ये E2 की दिशा होगी, E1 की दिशा और ये वाली E2 की दिशा। कोई दिक्कत, यानी कि E2 की दिशा अंदर की ओर और E1 की दिशा प्लस के कारण बाहर की ओर हो जाएगी। अब इसे दो घटकों में यदि बांट दें, दो घटकों में बांटेंगे कैसे, तो बीच से इसे लंबवत दो भागों में बांट दीजिए। यदि यहाँ वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा। जब थीटा कोण हो गया तो दो घटकों में बांटेंगे, तो जो क्षैतिज घटक होगा काश के पद में, ऊर्ध्वाधर घटक साइन के पद में। क्षैतिज घटक कौन होता है, जिस पर कोण स्थित होता है, क्षैतिज घटक होता है, जो कोण से दूर होता है ऊर्ध्वाधर, तो ऊर्ध्वाधर साइन के पद में होगा तो E1 sin थीटा, क्षैतिज काश के पद में होगा E1 cos थीटा। सेम इसी प्रकार से E2 को भी यदि दो घटकों में बांटेंगे तो एक तो आपका लंबवत घटक इस पर आ जाएगा और दूसरा क्षैतिज घटक इसी पर आ जाएगा। तो ये वाला लंबवत घटक आपका यानी कि ऊर्ध्वाधर घटक जो होगा E2 sin थीटा होगा और क्षैतिज घटक जो होगा E2 cos थीटा। अब गौर से देखिए E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों की दिशाएं विपरीत है, दोनों विपरीत दिशा में है। इसके पश्चात E1 और E2 दोनों परिमाण में बराबर है, परिमाण में बराबर है, दिशा विपरीत है, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे। लिखेंगे क्या, चूंकि E1 sin थीटा व E2 sin थीटा परिमाण में बराबर लेकिन
दिशा विपरीत होने के कारण, विपरीत होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे, लेकिन E1 cos थीटा व E2 cos थीटा प्रभावी होगा। क्यों प्रभावी होगा? क्योंकि गौर से देखिए, इधर E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए प्रभावी होगा। लेकिन इसकी दिशा विपरीत है, परिमाण दोनों का बराबर है, एक दूसरे को समाप्त कर देंगे। तो एक काम करिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पुनः इसे मिटाने के बाद आगे किया जाएगा। हमें उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए इधर ऊपर वाले को हटा देते हैं, हटा दिया जाए। चलिए, आप लोगों का डेरिवेशन थोड़ा लंबा है, एक बोर्ड छोटा नहीं है, डेरिवेशन लंबा है, जिसके कारण दो भागों में करना पड़ रहा है, मिटाना पड़ रहा है इसे। देखिए इसे पूरा हटा दे रहे हैं। E1 और E2 का मान आप लोग लिख लिए होंगे। देखिए इधर आपका E1 का मान है, इधर E2 का मान है। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? तो काश वाला घटक प्रभावी है, साइन वाला तो समाप्त हो गया, और दोनों की दिशा सेम है, इसलिए इसे जोड़ देंगे। इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। दोनों की दिशा सेम है, इसलिए हम लोग जोड़ दे रहे हैं। अब देखिए E1 cos थीटा, E बराबर E1 का मान पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब बटे में r स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर cos थीटा प्लस E2 का मान वही है सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब बटे में r स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर cos थीटा। अब इसे भी हटा दे रहे हैं, क्योंकि इसकी भी हमें कोई जरूरत नहीं है, मिटा दीजिए इसे भी। अब देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक, और हमें अब इसकी कोई जरूरत है नहीं। देखिए मिटा दें इसे, और आप लोग एक बार खुद से प्रैक्टिस करके इसे किसी तरह से तैयार कर लेंगे, क्योंकि इस बार बोर्ड एग्जाम में ये आना है तो आना है, ठीक। चलिए, क्योंकि इस पर काफी मेहनत करना पड़ रहा है बनाने के लिए, एक बार पहले ही आप लोगों का ये वीडियो ठीक फेल हो चुका है। देखिए E बराबर इसमें आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब बटे में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर cos थीटा और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब बटे में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर cos थीटा, दोनों सेम है, दोनों को जोड़ लीजिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यूब बटे में r स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर cos थीटा, ठीक। एक एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, क्यूब बटे में r स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर cos थीटा। ये कैलकुलेशन आप लोगों को पता होगा, उतना समझाना है नहीं। अब देखिए cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे कैसे? तो किसी त्रिभुज में देख लीजिए, त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज दिख रहा है, दो समकोण त्रिभुज है, किसी में भी ले लीजिए जिसमें मर्जी करे। समकोण त्रिभुज कौन सा? ये बिंदु P है, तो POB में देखिए cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सभी को पता होगा, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, आधार आपका l है, बटे में कर्ण हो जाएगा अंडर रूट का r स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर। नीचे दिख रहा होगा आप लोगों को cos थीटा बराबर आप लोगों को मिल जाएगा l बटे अंडर रूट का r स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ से cos थीटा का मान रख दीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ से मिल जाएगा 2 क्यूब बटे में r स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर। cos थीटा का मान l बटे अंडर रूट r स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर। क्योंकि आप लोगों को पता है कि l जो है r की तुलना में बहुत छोटी राशि है, पहले से मानते आ रहे हैं, क्योंकि वैद्युत ध्रुव जो होता है अल्पतम दूरी पर होता है, और किसी बड़ी राशि में छोटी राशि को जोड़ेंगे मान में कोई अंतर नहीं आएगा, और उसमें वर्ग करके जोड़ रहे हैं और काफी छोटा हो जाएगा, इसे नगण्य मानकर हटा दीजिए। तो E बराबर मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू L बटे में
यल स्क्वायर को नगण्य मानकर हटा दीजिए, आर स्क्वायर अंडर रूट का आर स्क्वायर वर्ग से गानी हट जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यूब यल बटे में आर स्क्वायर इनटू आर हो जाएगा। यहां से आप लोगों को पता है, वी नो दैट, क्या पता है कि P बराबर होता है 2 क्यूब यल, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P बराबर 2 क्यूब यल होता है, तो 2 क्यूब यल के स्थान पर यदि P कर देते हैं तो E बराबर मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे में r क्यूब। यही हमें प्रूव करना था निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेंस प्रूव्ड। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा। यदि कहीं पर थोड़ा बहुत भी डाउट रह जाता है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगले लेक्चर में उसे क्लियर कराने की कोशिश किया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।